हीलिंग एक्चुअली में क्या है? देखो, हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपके सिम्टम्स को रिमूव कर दे, क्योंकि देखिए हमारे को क्लाइंट के अंदर एक अवेयरनेस भी जागानी होती है। तो यहाँ पे हीलिंग जो है वो एक सबसे बड़ा अवेयरनेस का टूल है, एक गाइडेंस का टूल है कि जहाँ पे एक हीलर दूसरे पर्सन की लाइफ में एक पॉजिटिवली। क्या हीलर सिर्फ एक चैनल है या फिर उसकी इंटेंशन, उसका बिहेवियर पैटर्न भी रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करता है? हीलर डेफिनेटली एक चैनल तो है। अब बात ये आती है कि हीलर अटेंशन के लिए, फेम के लिए, वैलिडेशन के लिए काम करता है, तो उसके क्या क्या नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं? बहुत सारे नेगेटिव कर्मास को वो क्रिएट कर रहा है। जैसे सबसे पहले तो जो वो नेगेटिव कर्मा जो वो क्रिएट कर रहा है वो मनी से रिलेटेड क्रिएट कर रहा है। दूसरा जो वो नेगेटिव कर्मा जब वो कर रहा है वो अपने हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, आप भी कभी गए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उनके पास। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम लोग इन लोगों के पास जाते हैं और हमें वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम जिस एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी गाइडेंस हमें मिले, उसका सपोर्ट हमें मिले, उनसे हमारी जो भी इश्यूज़ हैं उनसे हमें कोई बाहर निकाले, लेकिन जब हमें उसका कोई मैनिपुलेशन मिलता है, आपको डराया जाता है या फिर एक अलग थ्योरी में कनेक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में और घूम जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है क्या गलत। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई है, जहां हम बात करेंगे कि जब कोई ऐसा हीलर, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ऑकल्ट साइंस से अगर कोई जुड़ा हुआ है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करता है हमारी इस दुनिया में। लेकिन क्या जब वो मैनिपुलेशन पे आ जाए, क्या जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से ना समझे, उनका दुरुपयोग करे, तो क्या एक हीलर भी अपना कोई कार्मिक पैटर्न डिस्टर्ब करता है? क्या कोई कार्मिक पैटर्न वो क्रिएट कर रहा है? आज हम जानेंगे इसी बारे में और समझेंगे कि जब वो ऐसी हरकतें करता है जहाँ उन्हें वो गलत सजेशन दे रहा है, गलत तरीके से उन्हें समझा रहा है, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने कर्म, अपने लोभ के लिए वो उनको मैनिपुलेट करता है, तो क्या वो उसके पर्सनल जर्नी पर इम्पैक्ट करती है? और क्या वो क्लाइंट की जर्नी पर भी, क्लाइंट के इश्यूज़ पर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट उसका होता है? तो आज ये टॉपिक बहुत ख़ास है, तो हमारे साथ बने रहिए। और इसी टॉपिक को समझाने के लिए, बहुत इंटेंसली बताने के लिए, गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़े हैं हीलर मास्टर, जो काफ़ी सालों से इस हीलिंग इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग करते आए हैं काफ़ी लोगों की, और BMH के क्रिएटर भी हैं, हमारे हेमंत प्रस्रीजा सर। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि अगर हीलर एक गलत रास्ते पे चला जाए तो उसके लिए वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक टॉपिक दैट यू हैव डिसाइडेड। क्योंकि हीलिंग लाइन जो ये होती है, राइट, चाहे वो इनफैक्ट जो हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साइकिक रीडर्स हैं, मास्टर्स हैं, हम लोगों के ऊपर ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली। और अगर हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर सही तरीके से अगर हम लोग उसका निर्वाह नहीं करेंगे, उसको अगर हम लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। लाइक हमारी पर्सनल लाइफ पे भी होता है, स्पिरिचुअल लाइफ पे भी होता है, एंड मोर ओवर हमारी तो लाइफ छोड़ो, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स जो हैं, जो जिस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, जिस उम्मीद से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस वंडरफुल टॉपिक। सर, एक हीलर के बारे में, एक हीलर की जर्नी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनके क्या क्या मन बदलते हैं, ईगोइस्टिक आ जाता है, वो एक हीलर से ज़्यादा कौन बता पाएगा? करेक्ट। तो सर, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करें तो सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि हीलिंग एक्चुअली में क्या है? देखो, हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो
आपके सिम्टम्स को रिमूव कर दे। क्योंकि देखो सिम्टम्स को रिमूव करना जो होता है ना, या सिम्टम्स को हील करना जो होता है, ये बहुत मोमेंट्री प्रोसेस होता है। ओके। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग हमेशा क्लाइंट कहते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इशू की मैं हीलिंग्स करवाने के लिए आया हूँ तो वो थोड़े टाइम के लिए तो वो ठीक हो गए, लेकिन वो दोबारा से वापस आ रही है। बिल्कुल सही। तो नॉर्मली वो दोबारा से वापस तब आएगी कि जब कोई भी हीलर जो है, कोई भी मास्टर जो है, वो उस पर्टिकुलर इशू के सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, राइट। ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि हमारे को हर एक इशू के रूट कॉज पे जाके हीलिंग करनी होती है। एंड हीलिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे को साइमल्टेनियसली अपने क्लाइंट के अंदर एक अवेयरनेस भी जागानी होती है। हमें अपने क्लाइंट को ये भी समझाना होता है, ये भी गाइड करना पड़ता है कि अगर उनकी लाइफ में ये पर्टिकुलर इशू हुआ है तो वो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उनको उससे क्या चीज़ें सीखनी है, एंड क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने उस क्लाइंट को वो सारी गाइडेंस नहीं देंगे, वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, तो डेफिनेटली वो जो क्लाइंट जो है आगे जाके सेम मिस्टेक्स को रिपीट करेगा। तो जब वो सेम मिस्टेक्स को जब वो रिपीट करेगा तो उसके पास सेम तरीके के इश्यूज बार बार आएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ द विशियस साइकिल कि वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हीलिंग जो है वो एक सबसे बड़ा अवेयरनेस का टूल है, एक गाइडेंस का टूल है कि जहाँ पे एक हीलर दूसरे पर्सन की लाइफ में एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन देता है। तो सर जैसे अभी आपने बताया, तो क्या हीलर सिर्फ एक चैनल है या फिर उसकी इंटेंशन, उसका बिहेवियर पैटर्न भी रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करता है? ओके, देखो हीलर डेफिनेटली एक चैनल तो है। अब बात ये आती है कि जितना प्योर चैनल होगा, जितना साफ चैनल होगा, राइट, जी। उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पानी की पाइपलाइन है एंड उस पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, बहुत सारी काई जमी हुई है। तो आप चाहे ऊपर से पानी चाहे कितना ही साफ डालो, थोड़ी देर तक जो पानी जो आएगा ना, वो मिट्टी वाला पानी ही आएगा, वो काई वाला पानी ही आएगा, जब तक वो पाइपलाइन पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती। जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने चाहे वहाँ पे साफ पानी दे रहे हो, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बिकॉज उस पाइपलाइन में प्रॉब्लम थी, उस पाइपलाइन में गंदगी थी। सेम वे कि अगर एक हीलर जो है वो अपने अंदर डिवाइन एनर्जीज तो ले रहा है, वो कॉस्मिक एनर्जीज को तो वो इन्वोक कर रहा है, राइट। तो कॉस्मिक एनर्जीज हमेशा प्योर होंगी, वाइट लाइट की फॉर्म में होंगी। जी। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन ही खराब है, राइट, अगर वो ईगो की फ्रिक्वेंसी पे है, या वो अपने क्लाइंट को मैनिपुलेट करना चाहता है, या वो डराना चाहता है, या वो अपने क्लाइंट को इन्फीरियर फील अगर वो करवाना चाहता है, तो इट मीन्स कि वो जो पाइपलाइन जो है, वो जो एनर्जी ट्रैवल करने की जो जगह जो है, वहाँ पे इम्प्योरिटी है। तो फाइनल आउटकम भी जो है वो उस तरीके से नहीं आ पाएगा, वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो डेफिनेटली एक जो हीलर जो होता है, हीलर है या एस्ट्रोलॉजर्स है, टैरो कार्ड रीडर या साइकिक हीलर, मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हमारी इस फील्ड से रिलेटेड है, अगर उनकी इंटेंशन अगर प्योर नहीं होगी तो उनके क्वालिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो सर अगर कोई हीलर या कोई भी स्पिरिचुअल काउंसलर ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो क्या वो खुद के लिए भी कोई नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स को क्रिएट कर रहा है? हाँ, डेफिनेटली। और बल्कि हीलर्स के तो सबसे ज़्यादा हैवी कर्मास क्रिएट होते हैं। अच्छा। वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो कि जो हीलर्स जो है ना, वी ऑल आर द चूजन वंस, राइट। जी। हम लोगों के पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यूनिवर्स ने हम लोगों को दी है, हमारी डिवाइन मास्टर्स ने दिया है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पहले तो अपने आप को हील करना है, राइट। जी। जब तक हम अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक किसी और को हील नहीं कर सकते। जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, उनकी हीलिंग जर्नी हमेशा सेल्फ हीलिंग से ही शुरू होती है। अच्छा। जब तक वो खुद को हील नहीं करेंगे, जब तक वो अपने एनर्जीज को प्योरीफाई नहीं करेंगे, राइट, तब तक वो आगे किसी और को हील कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। ओके। तो सबसे पहला तो क्या हो गया कि आपका जो कर्म जो है वो आपको अपने आप को हील करना है। फिर ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि अब आपके पास जो लोग जो आ रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ लोग जो आ रहे हैं, जिस फेथ के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ में लोग जो आ रहे हैं, आपने उनके उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखना है। तो अगर कोई पर्सन अगर इस तरीके से अगर कोई मैनिपुलेट करता है, अगर
अपने क्लाइंट्स को अगर वो किसी भी फॉर्म में अगर वो चीट कर रहा है, राइट, तो इट मीन्स कि वो जो पर्सन जो हीलर जो है अपने लिए फिनेंशियल कर्मा भी क्रिएट कर रहा है, वो अपने लिए इमोशनल कर्मा भी क्रिएट कर रहा है, एंड वो अपने लिए नेगेटिव स्पिरिचुअल कर्मास भी क्रिएट कर रहा है। ओके। तो वहाँ पे और वो जो कर्मास जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, राइट, क्योंकि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल एक अथॉरिटी पोजीशन पे जब आप होते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम डैमेज होता है, जी। राइट। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान अगर इस फील्ड में है उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि वो जो भी चीज़ बोल रहा है या जो भी चीज़ कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए, राइट। एंड जो उसने कमिट किया है वो कमिटमेंट उसको एटलीस्ट फुलफिल करने की कोशिश कर, जेन्युइन कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो बहुत बार ये चीज़ भी मैं मानता हूँ कि एज अ हीलर अगर हम लोग देखें, लेट्स से कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, एंड वो अपना एक पर्टिकुलर इशू लेके आया है। अब एज अ हीलर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस इशू के ऊपर अपना 100% देना है, जी। अपने जेन्युइन एफर्ट्स लगाने हैं। बहुत बार यस ऐसा होता है कि क्लाइंट को उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाता, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इट डजेंट मीन्स गलत कर्मा क्रिएट किया है। गलत कर्मा क्रिएट कब होगा कि आपने पैसे ले लिए, आपने अपने क्लाइंट को कमिटमेंट दे दी, लेकिन आप चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। ओके, ये होता है कि अगर आप अपने क्लाइंट को पहले ही ये पिक्चर क्लियर करके चल रहे हो कि भाई कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो 40% रिजल्ट मिलेगा या 50% रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद भी क्लाइंट अगर आपकी सर्विसेज लेने के लिए अगर वो रेडी होता है, तो यहाँ पे आप अपना कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि आपने अपनी साइड से उस पर्सन को पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई कि वो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख सकता है अगर वो आपसे हीलिंग करवा रहा है। तो अगर तो आप बहुत ऑथेंटिक हो, बहुत जेन्युइन हो, सो यू विल नॉट क्रिएट एनी नेगेटिव कर्मा। हाँ, लेकिन जहाँ पे मैनिपुलेशन होगा तो वो कर्मा होगा, एंड इवेंचुअली वो आगे जाके कभी ना कभी तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर जो ये हीलिंग एनर्जी होती है वो न्यूट्रल होती है, या फिर जो एक हीलर के अनकॉन्शियस पैटर्न इनको भी इन्फ्लुएंस होता है? बहुत से ट्रेडिशन में जो हीलिंग एनर्जी जो होती है ना, उसको एक यूनिवर्सल और न्यूट्रल एनर्जी के फॉर्म में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि जब आप उस एनर्जी को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, किस फॉर्म में आप इंटरप्रेट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहीं पर ही जो होता है ना, कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि आप जिस कॉन्शियसनेस पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी तरीके की एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करोगे, एंड उसी तरीके से आप अपनी एनर्जीज को इंटरप्रेट करोगे। ओके। तो यहाँ पे आप अगर कई बार अगर आप देखोगे कि दो हीलर्स हैं, वो सेम हीलिंग मोडालिटी यूज़ कर रहे हैं, जी। सेम इशू के लिए वो सेम हीलिंग मोडालिटी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आएंगे। अच्छा। वो इसलिए डिफरेंट आए, मान लो कि उसने सेम चौकोरे सिंबल यूज़ किया, सेम रेकी हीलिंग वो यूज़ कर रहा है, सेम क्लाइंट के ऊपर कर रहा है, और लेट्स से कि उसको कोई बॉडी एक हो रहा है और वो बॉडी एक्स के ऊपर ही वो काम कर रहा है। एक हीलर से रिलीफ मिल जाएगा और एक हीलर से रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर देखा जाए फिजिकल फॉर्म में देखा जाए कि दोनों जो डॉक्टर्स जो हैं वो एक ही मेडिसिन दे रहे हैं, एक ही पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर की मेडिसिन काम कर रही है और एक डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं कर रही। तो हमने कभी कभी ये सुना होगा ना, हम कहते हैं ना इस डॉक्टर के हाथ में शफा है, उसके पास अगर कोई भी अगर वो क्लाइंट जाता है, कोई भी पेशेंट जब जाता है, अगर वो उसको कैल्शियम की गोली भी अगर वो उठा के दे देगा तो भी काम कर देते हैं। एग्जैक्टली। वो जिसको भी टच करता है वो पर्सन जो है वो हील हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसे काम हुआ, उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर काम हुआ कि उसकी प्योरिटी की वजह से ये चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। तो इसलिए हीलिंग एनर्जीज तो न्यूट्रल होती है, लेकिन आप उसको किस तरीके से चैनल कर रहे हो, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, वो आपके रिजल्ट्स को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी। तो सर जैसे कि आजकल बहुत सारे हीलर्स हैं, कुछ ऐसे हीलर्स भी हैं जो जेन्युइनली अपने क्लाइंट्स को बहुत सूदिंग करके उनको बहुत काम करते हैं, अपनी उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देते हैं। लेकिन कुछ हीलर्स ऐसे हैं कि बहुत पॉपुलैरिटी आ गई है, फेम, ईगो आ जाता है। तो क्या ये इंटेंशन एक हीलर के लिए सही है? नहीं, देखो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग हीलिंग फील्ड में जो होते हैं ना, तो जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि सबसे पहले ना हमें अपने ऊपर ही काम करना होता है। ओके, एंड हर किसी हीलर ने ना अपने अपनी लाइफ में उनके पर्सनल चेक पॉइंट्स होते हैं। जी। ओके,
जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे, अपने परसेप्शन के बेसिस पे उन लोगों ने क्रिएट किए होते हैं। तो किसी भी हीलर या किसी भी साइकिक रीडर, किसी भी टैरो कार्ड रीडर के अगर उसके अंदर अगर ईगो अगर आ रही होती है ना, तो हम लोगों को एक बार पता ज़रूर लगता है। हमारी जो सिक्स्थ सेंस जो होती है वो हम लोगों को डेफिनेटली मैसेज देती है। हमारी सोल जो होती है वो हमारे को बताती है कि यार कि अब आपका ईगो बढ़ रहा है जी। या आप गलत कर रहे हो। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइक जैसे आपने बोला कि जब वो सक्सेस जब आनी शुरू हो जाती है, जब नेम फेम जब वो मिल रहा होता है, तो कुछ लोग जो ऐसे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपनी जो इनर वॉइस जो होती है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वो ये सोचते हैं ठीक है यार, क्या हो गया अगर मैंने किसी को मैनिपुलेट कर दिया तो, या ठीक है कि क्या हो गया अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो जब वो उस तरीके की एनर्जीज में जब वो जाते हैं, इस तरीके से जब वो कर्मास को जब वो क्रिएट करते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि वो सामने वाले की लाइफ में बहुत मेजर इमोशनल फ्लक्चुएशन और पेन को वो लेके आता है फिर। तो सर क्या फियर बेस्ड हीलिंग, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर ये रेमेडी परफॉर्म नहीं करी तो आपकी लाइफ में और बुरा हो सकता है, बहुत परेशान हो सकते हो, तो हमारे पैटर्न्स को कैसे हैम्पर करते हैं? देखो, जो ये फियर बेस्ड हीलिंग जो होती है ना, ये हमेशा नेगेटिविटी ही क्रिएट करती है। मैटर ऑफ फैक्ट को किसी भी तरीके का अगर वो फियर है तो वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगी। मतलब ये मैनिपुलेशन का एक सिंपल फॉर्म भी कह सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि आप किसी के अंदर वो फियर डाल रहे हो। लाइक जैसे आपने बोला कि अगर आप ये रेमेडी नहीं करोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप ये वाली पूजा नहीं करवाओगे तो आपके घर में और ज़्यादा मेस हो जाएगा। Exactly. ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जो होते हैं ना, वो लोगों को डरा के कोई चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी स्पिरिचुअल गाइड की बात करें जिससे हम अपनी कुंडली एनालाइज करा रहे, सबसे कॉमन वहाँ देखा गया है कि वो बोलते हैं मंगल दोष है, मंगल दोष की पूजा कराओ, कार्प सर्प दोष है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि आपका राजयोग तो है लेकिन ये बाधा बनी हुई है, तो उसके 1.25 मंत्र कराओ, जाप कराओ, हवन कराओ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक क्लाइंट के मन में डर पैदा करती हैं। तो क्या ये एक हीलर के कार्मिक पैटर्न को भी इम्पैक्ट करती हैं? हाँ देखो, डेफिनेटली वो चीज़ करती हैं कि अभी क्या है ना, लाइक जैसे अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो जो मैनिपुलेशन जो कर रहे हैं, जो फियर जो वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फियर उनकी लाइफ में क्या कर रहा है, वो क्लाइंट की लाइफ में एक नेगेटिविटी वो लेके आ रहा है, वो और ज़्यादा उसको स्ट्रगल उसकी लाइफ में वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो एक्चुअली में क्लाइंट को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड क्लाइंट ना शायद उस रेमेडी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा होता, क्योंकि लाइक जो आपका जो टैरो कार्ड रीडर है या आपके एस्ट्रोलॉजर जो है, उसको जेन्युइनली पता है कि आपको ये वाली रेमेडी जो है ना, ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप करोगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या फिर जो भी स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए क्लाइंट बहुत एडमेंट हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मेरे बस के लिए करना, तो कुछ लोग ना ज़बरदस्ती का फियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो दो चीज़ हो गई, उस पर्सन की इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो फियर क्रिएट करके एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो गलत है। एक दूसरा पर्सन है, वो किस लिए फियर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो पैसा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, राइट। तो अगर जो पहली वाली कैटेगरी में जो पर्सन है कि जो ये कहता है कि यार कि मेरा क्लाइंट समझ नहीं रहा था तो मुझे उसको थोड़ा सा डराना पड़ा, अगर वो ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, तो मुझे ये लगता है कि इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी हम लोग अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। फियर ना क्रिएट करके उसको एम्पावर किया जा सकता है। उस पूजा के, उस रिचुअल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग दिखाएंगे कि भाई देखो कि अगर आप ये पूजा करोगे ना, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, इस तरीके से कर लोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। लाइक जैसे अगर मैं अपना एक एग्जाम्पल दूँ, तो अगर जैसे कोई मेरे पास कोई रीडिंग करवाने के लिए आता है, तो जब मैं रीडिंग करता हूँ तो वो जैसे गाइडेंस पूछते हैं कि सर क्या मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, किस तरीके से मैं इसको ओवरकम करूँ। तो जब मैं उनको रेमेडीज जब मैं उनको बताता हूँ, तो मैं ये बताता हूँ कि यार देखो कि अगर आप ये करोगे ना तो आपको ये बेनिफिट होगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उस बेनिफिट को अभी ग्रैब करना चाहते हो या बाद में ग्रैब करना चाहते हो, सो दैट इज योर कंप्लीट चॉइस। बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स जो होते हैं ना, जो वर्ड्स का सिलेक्शन जो होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी एक हीलर की जर्नी के अंदर। कोई हीलर जो अपने अनक्लियर वुंड्स पे काम कर रहा है या उस पे काम नहीं किया उसने, तो क्या ऐसी सिचुएशंस भी क्लाइंट की रिजल्ट्स को हैम्पर करती हैं, उनको इम्पैक्ट करती हैं? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। तो देखो कि इसके अंदर ना एक चीज़ है कि अगर तो उस हीलर को ये चीज़ पता है
कि उसको अपनी एनर्जीज को साइडलाइन करके अपने क्लाइंट को किस तरीके से अगर हील करना है, अगर वो ये बैलेंस मेंटेन अगर वो कर सकता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हीलर की खुद की एनर्जी जो है ना वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगी, आपके क्लाइंट को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। ओके। लेकिन अगर आपको बैलेंस मेंटेन करना नहीं आता, ठीक है, अगर आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी नहीं आती, तो डेफिनेटली आपकी जो इमोशन है, आपकी जो एनर्जी जो है, वो आपके क्लाइंट के आउटकम के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। लाइक जैसे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि मान लीजिए कि अगर आपको पता नहीं है कि अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करना है या किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है, और अगर उस टाइम पे अगर कोई पर्सन अगर कार्ड रीडिंग अगर आपसे करवाने आया, तो हो सकता है कि आप अपने ही इमोशंस उसके ऊपर प्रोजेक्ट करोगे। एग्जैक्टली। और जो रीडिंग जो आएगी वो बेसिकली आपके इमोशंस का प्रोजेक्शन है, तो वहाँ पे आप क्लाइंट की एनर्जीज को सही से तो इंटरप्रेट ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर मुझे पता है यार कि मेरे को कैसे साइडलाइन करना है, तो मेरी रीडिंग भी हमेशा फिर वो एक्यूरेट आएंगे एंड क्लाइंट जो है वो उससे रिलेट भी कर पाएगा। अच्छा, तो मतलब प्रोजेक्शन हीलिंग सेशंस में होता है? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। मैं कई बार इस चीज़ को भी बोल चुका हूँ कि जो हीलर है ना वो भी एक इंसान है। एग्जैक्टली। और हीलर भी लर्न कर रहा है, हीलर भी इवॉल्व हो रहा है, एक हीलर भी ग्रो कर रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो अपने क्लाइंट से ज़्यादा इवॉल्व है, राइट। वो अपने क्लाइंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने क्लाइंट से ज़्यादा अवेयर है। ओके, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन जो है ना, अगर वो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेगा, तो वो डेफिनेटली अपने क्लाइंट के ओवरऑल रिजल्ट को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। एंड मोर ओवर कभी कभी होता क्या है, क्योंकि जब एक क्लाइंट जब हमारे पास जब वो आया है, वो एक बहुत फेथ और एक ट्रस्ट के साथ आया है। एग्जैक्टली। एंड डेफिनेटली वो पहले 4 जगह उसने इंक्वायरी करी होगी, वो तभी आपके पास आया है, उसके बाद ही आता है। नॉर्मली हमारी भी आदत होती है ना कि अगर हम लोग कहीं शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, पहले 4 दुकानों पे देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग देखते हो अच्छा चलो इस दुकान पे कपड़े अच्छे हैं तो या इसका प्राइस अच्छा है तो हम लोग लेते हैं। तो नॉर्मली मैंने ये देखा कि जो आपके पास अगर हीलिंग्स करवाने के लिए आ रहा है या कार्ड रीडिंग करवाने के लिए आया है, वो 3-4 जगह इंक्वायरी करके आएगा। बिल्कुल तो सही। वो 3-4 जगह वो उस पर्सन ने अगर इंक्वायरी करी है या आपकी रील्स देख के अगर उसको एक अट्रैक्शन फील हुआ है, उसके अंदर की फेथ जगह यार कि ये पर्सन जो है मेरी उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, तो वहाँ पे हमारे को उस फेथ को जो ना वो मेंटेन करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप वो नहीं करोगे, तो ये जितने जो ये हम लोग बोलते हैं ना, ये नेगेटिव कर्मास हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिएट होती रहेंगी। एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम लोग अपने क्लाइंट के अंदर ना एक नेगेटिव मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे हैं। जो क्लाइंट जो है ना उसके अंदर जो उम्मीद जो है, हम लोग कहीं ना कहीं उसकी उस उम्मीद को हम लोग तोड़ रहे हैं हम लोग बिल्कुल उसको। सही। तो आई थिंक ये थोड़ा सा समझने की ये ज़रूरत है कि इस तरीके से हम लोगों को चीज़ों को मैनेज करना है। तो सर, एक हीलिंग का मेन पर्पस क्या है? इंसान को एम्पावर करना या एक हीलर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना? देखो, रियल हीलिंग जो होती है ना वो डेफिनेटली एम्पावर करने के लिए ही होती है, वो अवेयरनेस के लिए ही होती है एंड गाइडेंस के लिए होती है। तो अगर कोई इंसान अपने क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंड करवाना चाहता है तो वो गलत है। जी। ओके, एंड प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखें कि कोई भी पर्सन जो है ना वो लाइफ लॉन्ग हीलिंग से नहीं ले सकता। Exactly. एक मोमेंट एक ऐसा आता है, ठीक है, कि मैं ये मानता हूँ कि इनिशियली उसको उस फेज से निकालने के लिए या उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की एक वो ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो उस प्रॉब्लम से जब आप वो निकल जाते हो, तो फिर हम लोग क्लाइंट को क्या कहते हैं कि ठीक है कि अब आप खुद हीलिंग सीख लीजिए एंड अब आप खुद अपने आप को आप हील करिए, कि आपको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी। कि जब हम लोग कार चलाना जब सीखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो ड्राइविंग स्कूल्स जो होते हैं उसके पास हम लोग जाते हैं, वहाँ से हम लोग कार चलाना सीखते हैं। तो कार की जो साइड पे जो ड्राइवर सीट के साथ जो पैसेंजर सीट जो होती है, वहाँ पे कार इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ होता है, राइट, एक ड्राइवर बैठा होता है एंड वो हम लोगों को हेल्प करता है, हम लोगों को गाइड करता है कि मेरे को गाड़ी किस तरीके से चलानी है, रोड पे मेरे को कैसे लेके आना है। एंड जब मैं थोड़े दिन तो वो मेरे को सिखाता है गाड़ी, और जब मुझे कॉन्फिडेंस आना जब शुरू हो गया तो मैंने क्या किया कि मैं अब अपनी खुद गाड़ी चलाना शुरू कर देता हूँ मैं, राइट। तो इट मीन्स कि जो वो ड्राइविंग सर्विसेज जो मैंने ली वो मैंने कब तक ली, जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, राइट। एक बार जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे समझ में आ गया कि राइट कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है, कब ब्रेक मारनी है, कितनी रेस देनी है, कब मेरे को क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है, जब मुझे समझ में आ गया तब मैंने अपने ड्राइविंग स्कूल से वो सर्विसेज लेना बंद कर दिया। सेम वे जब अगर एक क्लाइंट
जो है वो हीलिंग जब वो रिसीव कर रहा है, तो एक ये हीलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद ईमानदारी से अपने क्लाइंट को बोले कि बस यार कि अब आपका जो मेजर वाला जो ट्रॉमेटिक जो फेज था वो मैंने कि आपको हेल्प करके मैंने निकाल दिया है, अब आप खुद हीलिंग सीखो एंड खुद अपने आप को हील करना शुरू करो। तो जब आप अपने आप को हील करोगे तो आप डे टू डे लाइफ में जो आपके जो इश्यूज आ रहे हैं ना, आप उनको खुद ही मैनेज कर पाओगे, राइट। तो यही एक्चुअल एम्पावरमेंट होती है कि जहाँ पे आपने अपने क्लाइंट को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। डिपेंडेंसी क्रिएट करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हीलिंग। एग्जैक्टली क्या सर स्पिरिचुअल ईगो एक हीलर को डिस्टॉर्ट कर देती है? यस, बिल्कुल, बहुत मेजर तरीके से करती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ईगो जो होती है ना, वो आपकी अवेयरनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, राइट। आप रियलिटी को आप देखना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली आपको ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरे को तो इम्प्रूवमेंट की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज आई एम परफेक्ट, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है। या बोलो कि ख़त्म की जगह पे आई थिंक ये बोलना सही रहेगा कि वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्लॉक कर देते हो आप। जी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। आपको ये मानने में प्रॉब्लम होती है यार कि मेरे को कम नॉलेज है या मैं सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ईगो इतना ज़्यादा वो बढ़ जाती है कि वो चारों तरफ ना एक डार्क क्लाउड्स की तरह वो हो जाता है। तो जब बहुत डार्क क्लाउड्स जब आ जाते हैं तो हमारे को सन दिखना बंद हो जाता है, राइट। वो सिर्फ अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ पे भी जो ये ईगो जो है ना, वो एक डार्क क्लाउड हमारे चारों तरफ वो क्रिएट कर देती है, जहाँ पे हम लोग रियलिटीज़ को देख ही नहीं पाते। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि यार कि ये जो डार्क क्लाउड जो है ना, इसके बाद भी कुछ ज़िंदगी है, इसके बाद भी मेरी कोई लाइफ है, राइट। तो अंधेरे में जब कोई पर्सन जब वो काम करता है तो वो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि अंधेरे में आप सुई में धागा नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको रोशनी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आप को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो सुई में जो छेद जो है वो कहाँ पर है, किस तरीके से मेरे को वो धागा डालें। तो वहाँ पे आपको बहुत प्रिसिशन चाहिए होता है, बहुत एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है, राइट। उसी तरीके से कि अगर एक जो हीलर जो है, अगर वो अपनी ईगो में है तो वो कभी भी समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे लिए लाइट का पाथ कहाँ पे है, मैं लाइट कहाँ से आ रही है, किस तरीके से मेरे को मैनेज करना है। तो हर एक इंसान को अपने ईगो की, स्पेशली जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो लोग जो हैं, हम जैसे जो लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स है, कार्ड रीडर्स है, साइकिक रीडर्स है, हीलर्स है, हम सबको रेगुलर बेसिस पे ना अपनी ईगो को डेफिनेटली चेक करते रहना चाहिए। और अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल में आप रखोगे तो आप ये देखोगे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करते रहोगे एंड लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ वही लोग अट्रैक्ट होंगे या आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि अगर आपके अंदर वो कंपैशन है, आपके एनर्जी सिस्टम में, आपके बॉडी लैंग्वेज में अगर वो कंपैशन दिख रहा है, वो ह्यूमिलिटी दिख रही है, वो लव दिख रहा है, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट योर क्लाइंट। अदरवाइज तो फिर आप अपने ही रिफ्लेक्शन वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो सर अगर कोई हीलर अटेंशन के लिए, फेम के लिए, वैलिडेशन के लिए काम करता है तो उसके क्या क्या नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं? ओके, तो देखो कि अगर तो कोई पर्सन जो है, जैसा आपने बताया कि नेम फेम के लिए काम कर रहा है या वो वैलिडेशन के लिए काम कर रहा है या और ज़्यादा पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो बहुत सारे नेगेटिव कर्मास को वो क्रिएट कर रहा है। जैसे ओके, अगर सबसे पहले तो जो वो नेगेटिव कर्मा जो वो क्रिएट कर रहा है वो मनी से रिलेटेड क्रिएट कर रहा है। ओके। क्योंकि उसने अपने क्लाइंट से भी पैसे ले लिए लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ओके, दूसरा जो वो नेगेटिव कर्मा जब वो कर रहा है वो अपने गुरु के साथ में कर रहा है, क्योंकि जो भी हीलर्स हैं, जो भी मास्टर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से साधना लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशिएशन जो लिया है। तो जब इनिशिएशन जब दिया जाता है तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम अपने गुरुज को, हम अपने मास्टर्स को, हम अपने टीचर्स को ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं उस हीलिंग मोडालिटी को सही तरीके से यूज़ करूँगा और सही इंटेंशन के साथ में यूज़ करूँगा। तो इट मीन्स कि जब अगर मैंने अपने मास्टर के साथ में अगर मैंने कोई प्रॉमिस अगर मैंने किया है और अगर मैं उस प्रॉमिस को अगर मैं सही तरीके से अगर मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ तो बहुत बड़ा गुरु दोष लगता है। अच्छा। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो अगर आप गुरु को अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आप उनसे कोई एनर्जीज ले रहे हो, अगर आप कोई उनसे कोई विद्या ले रहे हो, तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो आगे जाके आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। ओके, एंड जो ये इट्स नेम फेम के लिए जो भागना जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द एडिक्शन।
तो जब हम लोग एडिक्टेड जब हम लोग हो जाते हैं तो हम लोग लोगों के इमोशंस के साथ में खेलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही। राइट? क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला को पेन हो रहा है, सफरिंग्स हो रहा है, सामने वाला कितना परेशानी होके मेरे को पैसे दे रहा है। तो अगर वो अपने उस एडिक्शन पे अगर वो रहेगा, अगर वो नेम फेम के एडिक्शन की फ्रिक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करेगा, तो वो क्या कर रहा है, लोगों के पेन को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों की बददुआओं को वो अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? तो इवेंचुअली वो आगे नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाके यही चीज़ें जो है ना वो कर्स की तरह आके वो उस क्लाइंट को इम्पैक्ट करती है और उसकी ओवरऑल जर्नी के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो होती हैं ये एक हीलर की लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव कर्मास को क्रिएट करती हैं। कुछ कर्मास तो उसको इसी लाइफ टाइम में भुगतने पड़ते हैं, कुछ जो है नेक्स्ट लाइफ टाइम में चले जाते हैं और फिर यही लोग जो होते हैं ना वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाके कहते हैं यार हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही। तो वो इसी वजह से होता है कि ठीक है, मान ले कि आपने इस लाइफ टाइम में बुरा नहीं किया लेकिन आप पास्ट में तो ये चीज़ें करके आए हो, एग्जैक्टली राइट? तो अब जो पास्ट में जो आप करके आए तो वो तो किसी ना किसी लाइफ टाइम में तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या सर बाउंड्रीज एक स्पिरिचुअल हीलर के लिए एसेंशियल पार्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखो कि हर किसी इंसान को ना अपनी लाइफ के हर एक एरिया में एक हेल्दी बाउंड्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली हीलर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हीलर्स जो हैं जब वो एक हेल्दी बाउंड्री जब वो क्रिएट करके चलते हैं ना, तो उनको पता है कि मेरे को अपने क्लाइंट के साथ किस लेवल तक इन्वॉल्व होना है, मेरे को किस लेवल तक का उसको टाइम देना है, ओके, एंड किस तरीके की एनर्जीज़ को मुझे उसको सेंड करना है, ओके। बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। जी, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया और मैंने बहुत सारे हीलर्स से, जब हम लोग सेम फील्ड के हैं तो बहुत सारे मेरे भी दोस्त जो हैं वो हीलर्स हैं, तो लाइक मैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ, उनकी जब मैं बातें सुनता हूँ तो ये चीज़ भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करी है कि कभी कभी ना क्लाइंट के साथ में ना जब आप थोड़े से फ्रेंडली आप हो जाते हो तो वो क्लाइंट ना आपके पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली राइट? वो आपकी लाइफ में एक इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, या वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर आप एक हेल्दी बाउंड्रीज जब आप वो क्रिएट करके चलोगे ना, तो आप सही मायने में एक क्लाइंट और एक हीलर के रिलेशनशिप को आप फुलफिल कर पाओगे। आप मोर ओवर हेल्दी बाउंड्रीज क्या करती है कि एक एक्सपेक्टेशन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सेट करके चलती हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट को ये पता है कि भाई कि मैं अपने हीलर को कितने बजे कॉल कर सकता हूँ, या मेरा जो हीलर जो है वो किस टाइम से किस टाइम तक जो है वो अवेलेबल होगा। एग्जैक्टली मैंने बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ कि कई क्लाइंट्स होते हैं लाइक जो सुबह 5 बजे भी मुझे कॉल कर देते हैं, 6 बजे भी कॉल करते हैं, एंड कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो कॉल पे कॉल करते रहते हैं। बट आई हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री कि मैं इतने बजे से पहले मैं कॉल नहीं उठाऊंगा और रात को मैं लास्ट सेशन इतने बजे लूँगा, उसके बाद किसी को भी एंटरटेन करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने बाउंड्रीज अपने लिए सेट कर रखी है। क्लाइंट्स को आप लोगों ने बता दिया, लेकिन बहुत बार होता है ना कि क्लाइंट समझते नहीं है, ठीक है, वो ये भूल जाते हैं यार सामने वाले की भी तो पर्सनल लाइफ है, सामने वाले का भी तो अपना पर्सनल स्पेस है, वो सिर्फ आपको कॉल पे कॉल करते रहेंगे, मैसेजेस करते रहेंगे। बट आई एम वेरी फर्म इन दिस कि मेरे वर्किंग आवर्स जो है वो इतने से इतने बजे तक है, उसके बाद का जो टाइम जो है वो मेरा टाइम है, उसके बाद का जो टाइम जो है वो मेरी फैमिली का टाइम है, उसके बाद का जो टाइम जो है वो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेरे गुरु का टाइम है। तो वहाँ पे मैंने वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, क्योंकि देखो अगर आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करोगे ना तो इवेंचुअली ना लोग आपके स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे। लोगों को लगता है दैट यू आर ऑलवेज अवेलेबल। करेक्ट। और फिर जब आपके स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे ना तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही इंटरफेरेंस ना आपको इरिटेट करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली तो जब ये बाउंड्री जब हम लोग ये क्रिएट करते हैं ना, तो वो एक हीलर की खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी वो हेल्प करता है, हीलिंग वर्क में भी हेल्प करता है, एंड वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बाउंड्रीज जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, गाइड करती है। तो मेरे हिसाब से हर किसी के पास एक हेल्दी बाउंड्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आज एक हीलर से जाना कि हीलिंग जर्नी सिर्फ एक जर्नी नहीं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि उनके अंदर जितने भी भाव आ रहे हैं, इंटेंशंस आ रही है, चाहे वो ईगो है, चाहे वो प्राइड है, चाहे कुछ भी है, वो उनको कंट्रोल करता है, उनको ख़त्म करता है, तभी एक क्लाइंट के सामने वो उसको जस्टिफाई कर सकता है कि रियल हीलिंग होती क्या है। करेक्ट।
ओके, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे इन डेप्थ जो हमारे किस्से हैं जिसके बारे में हम ऐसी चर्चा करते जी, रहेंगे। डेफ़िनेटली। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगर आपको पॉडकास्ट देखने हैं तो अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।